देखिए, आज जो है हम देखेंगे आपका जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इसका देखने से पहले सबसे पहले हम जो है इसका जो है सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे संहिता की जो है प्रकृति। संहिता की जो है प्रकृति किस प्रकार की है। तो जो सिविल प्रक्रिया संहिता है एक प्रक्रिया विधि है। जिस प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता जो है आपराधिक मामलों में की प्रक्रिया विधि है, उसी प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता भी जो है सिविल मामलों की जो है एक प्रक्रिया विधि है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है? एक प्रक्रिया विधि है। दूसरा, जो सिविल प्रकृति के उपचारों में न्यायिक रीति से प्रदान करने की आवश्यक प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है। जैसा मैंने बताया ना, जैसे सिविल प्रक्रिया आपकी जो है दंड प्रक्रिया संहिता है वो आपकी आपराधिक मामलों में जो है प्रक्रिया को बताती है, उसी प्रकार से जो है सिविल प्रक्रिया संहिता जो है आपकी जो है सिविल मैटर में जो क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में बताती है। न्यायालय कौन सी प्रक्रिया का पालन करेंगे उसके बारे में बताती है। संहिता की जो उद्देशिका है जो आपने पढ़ी है, तो उस उद्देशिका से स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित जो विधियां हैं, सिविल प्रक्रिया से संबंधित जो विधियां हैं उनका समेकन करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? जो सिविल प्रक्रिया से संबंधित विधियां हैं उनका समेकन करना। जो आपने विधियों से संबंधित प्रक्रियाओं का क्या करना? समेकन करना। सिविल न्यायालयों से संबंधित प्रक्रियाओं का क्या करना? समेकन करना जो है इसका जो है उद्देश्य है। ये बनाई गई है ताकि जो सिविल प्रक्रिया से संबंधित जो विधियां थी कनिक उनको एक साथ एक जगह जो है इकट्ठा किया जा सके। अब बात करेंगे संहिता का जो है परिचय, पारित होना। परिचय तो हमने देख लिया, उसमें संहिता की प्रकृति देख ली कि प्रक्रिया विधि है। अब दूसरा देखेंगे इसका जो है पारित होना, ये कब पारित हुई। देखिए, सन 1859 से पहले जो है भारत में जो है किसी भी प्रकार की सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1859 में जो है पहली बार जो है एक सिविल प्रक्रिया संहिता बन करके तैयार हुई। यानी पहली सिविल प्रक्रिया संहिता कौन सी थी भारत की? 1859, मतलब आज़ादी के टाइम, आज़ादी से पूर्व, जब ब्रिटिश इंडिया कह सकते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया के समय में जो है कोई सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं थी। ब्रिटिश इंडिया में पहली बार 1859 में जो है एक सिविल प्रक्रिया संहिता का जो है निर्माण किया गया। हालांकि ये जो संहिता निर्मित की गई थी ये संपूर्ण भारत में लागू नहीं होती थी और इसमें कई कमियां भी थी, कई दोष भी थे। उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए 1877 और 1882 में जो है नई संहिताएं बनाई गई। 1877 में भी संहिता बनी, मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता 1877 पारित की गई। उसके बाद जो है 1882 की सिविल प्रक्रिया संहिता जो है पारित की गई। क्यों पारित की गई? 1859 वाली सिविल प्रक्रिया संहिता के दोषों को दूर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद वर्तमान में जो 1882 की जो सिविल प्रक्रिया, मतलब हमारी जो वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता है उससे पूर्व जो है 1882 की सिविल प्रक्रिया संहिता जो है लागू थी। यानी हमारे 1882 की जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके लागू होने के बाद हमारी जो वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908 ये अस्तित्व में आई। ये क्या हुई? अस्तित्व में आई, जो 21 मार्च 1908 को पारित हुई। कब पारित हुई? 21 मार्च 1908 को। तो ये याद रखना आपको, ये 21 मार्च 1908। देखिए, अब देखेंगे संहिता का विस्तार। तो संहिता का विस्तार का अर्थ होता है जहाँ तक और जिन विषयों पर संहिता लागू होती है। तो इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, तो किन क्षेत्रों पर संहिता लागू होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 के बाद से जो है ये जो संहिता है जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने लगी है। तो इसका विस्तार जो है नागालैंड राज्य तथा जनजातीय क्षेत्र के सिवाय जो है संपूर्ण भारत पर है। नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत पे जो है इसका जो है प्रभाव है। पहले जो है जम्मू कश्मीर पे जो है 2019 से पहले प्रभाव नहीं था, लेकिन चूंकि 2019 का जो संशोधन हुआ है उसके बाद से ये सब जो है जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। तो नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र को छोड़ के संपूर्ण भारत पे जो है इसका प्रभाव है। अब बात करते हैं किन विषयों पर संहिता लागू होती है। तो संहिता की जो है आप उद्देशिका देखते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि संहिता जो है सिविल न्यायालय संबंधी जो मामले हैं उन पर लागू होती है। ये तो तय है। धारा 5 जब आप पढ़ते हो तो धारा 5 से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो प्रक्रिया है राजस्व न्यायालयों पर भी लागू होती है। कहाँ तक लागू? राजस्व न्यायालयों पर ये वहाँ तक लागू होती है जो राजस्व संबंधी विधि होती है या प्रक्रिया होती है वो मौन होती है। उस समय जब राजस्व न्यायालय की जो प्रक्रिया विधि होती है अगर वो मौन है, उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, तो उन मामलों में जो है फिर सीपीसी लागू होती है। सामान्यतः जो है, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो एलआरसी की बात करें हम, एमपी एलआरसी की,
तो एलआरसी में अगर प्रोविज़न दिया है तो ठीक है, एलआरसी लागू होगी। लेकिन अगर किसी मामले में एलआरसी में कोई प्रोविज़न ना दिया गया हो तो फिर हमारी सीपीसी जो है लागू हो जाती है। तो ये मान के चलें कि ये राजस्व न्यायालयों पे वहाँ तक लागू होती है जहाँ तक जो लोकल लॉ होता है, जो राजस्व न्यायालय का जो लोकल लॉ होता है या प्रक्रिया होती है वो मौन होती है, तो वहाँ पर ये जो है लागू होती है। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है कि धारा 7 में जो विशिष्ट प्रोविजन किए गए हैं या जो विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं संहिता में, उनको छोड़ करके ये जो है पूरे जो है लघुवाद न्यायालय हो चाहे प्रांतीय न्यायालय हो उन पर भी या प्रेसिडेंसी न्यायालय हो उन पर भी लागू होती है। धारा 7 में जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए केवल उनको छोड़ के, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि वैकल्पिक निपटारे की दशा में, वैकल्पिक निपटारा जो आप आगे पढ़ोगे सीपीसी में 89 में दिया गया है, तो सिविल मामलों के वैकल्पिक निपटारे की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती। याद रखें, वैकल्पिक निपटारे की दशा में, वैकल्पिक निपटारे की दशा में आपकी जो है सीपीसी कह देते हैं, सीपीसी लागू नहीं होगी, लागू नहीं होगी, ठीक है। वैकल्पिक दशा जो निपटारे जाते हैं, जब 89 आप पढ़ेंगे, जब 89 सेक्शन 89 में जो है, तो उस मामले में जो है आपकी सीपीसी लागू नहीं होती, ठीक है। उसमें प्रक्रिया अपने आप, क्योंकि वैकल्पिक निपटारा है तो वहाँ सीपीसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है ना, तो सीपीसी जो है उन मामलों में जो है लागू नहीं हो। देखिए अब बात कर लेते हैं क्या सिविल प्रक्रिया संहिता जो है आपकी भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ये बहुत